आप सभी को रमक और नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की। बहुत ही फंडामेंटल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लाइंस और एंगल्स में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी एक हम बात करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट की बात करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट से अगर मैं लेट्स से कि एक ऐसे लाइन खींचता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ये एक रे है, ठीक है, जहाँ पर एक एंड हमारा, मैंने कहा कि ये इस पॉइंट्स पे एक एंड है जो टेल हो गया, और फिर आपको ये दिख रहा है फ्रंट पॉइंट कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये जो एरो मैंने बनाई है आपको, अगर मैं इसको एक ही साइड में से एक्सटेंड करूँ तो ये रे कहलाती है, और रे यहाँ पर देखिए टर्मिनेट हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका टर्मिनेशन हो रहा है। लेकिन लाइन क्या होती है? लाइन जो है किसी भी पॉइंट के दोनों साइड में बाउंड नहीं होती है, अनबाउंडेड होती है। ठीक है, जैसे रे को मैंने बोला कि ये एक पॉइंट पे बाउंडेड है, ठीक है, एक पॉइंट पे फिक्स्ड है और एक डायरेक्शन में ऐसे निकल गया, तो ये आपका रे बना। अब रे बनाने के लिए करना क्या है? देखिए, सिंपल सी स्टोरी है कि आप पहले तो एक पॉइंट जो इसका आप कहोगे ये टेल है, जो ये पॉइंट हमें फिक्स रखना है, इस पॉइंट को और कोई भी एक पॉइंट और पकड़ लो, उसको ज्वाइन कर दो और आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये आपका रे हो गया। ठीक है, ये आपका रे हो गया। लेकिन अब मैंने कहा लाइन की बात करनी, तो लाइन के लिए देखो क्या करना है, यू टेक 2 पॉइंट्स, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को लो और उनको आपस में ज्वाइन कर दो, तो वो एक लाइन बनाएगा। ठीक है, टेक 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन, और इसको एक्सटेंड कर दो इधर भी, तो ये चला गया इधर इन्फिनिटी की तरफ, ये इधर चला गया इन्फिनिटी की तरफ, तो ये आपका कहलाता है कि ये लाइन है। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट कि देखो, ये तो चलो ठीक है, हमें लाइन समझ में आ गया कि एक पॉइंट है, फिर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला? लाइन मिला। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे लाइन मिला। कब? जब हमने उसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो लाइन क्या होता है कि इसकी लेंथ जो होती है ना, ये इनफाइनाइट होती है। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन की लेंथ आपकी इनफाइनाइट होती है। लेकिन एक चीज़ हमें और ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि लाइन की लेंथ क्या हो गई, अगर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी तो उसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ है, क्योंकि ये कहीं बाउंड ही नहीं होता, चलता जाता है इधर से उधर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन का कोई भी एक पोर्शन ऐसे काट लो जिसकी लेंथ फाइनाइट हो। मैंने बोला कि लाइन है, लाइन जिसकी एक फाइनाइट लेंथ पोर्शन हम ले लेते हैं, फाइनाइट लेंथ पोर्शन हम लेते हैं, स्ट्रेट पोर्शन, तो ये जो फाइनाइट लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? बाउंडेड लाइन की लेंथ हो गई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया है, तो बेसिकली इस पोर्शन की लेंथ, जैसे मैंने कहा लेट्स से कि ये 7 सेंटीमीटर्स है ना, तो ये फिक्स लेंथ हो गई, तो ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अब देखिए, हम बात करेंगे कि भाई एंगल क्या होता है, एंगल कैसे हम यहाँ पर बनाएंगे, जिनको हम हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद एक रे आपकी ये है, एक रे आपकी ये है, तो इनके बीच बनने वाला ये जो मेज़र है ये आपका एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल कहलाता है ये, दिस इज़ द एंगल। मतलब टू रेज है मेरे पास, और उन 2 रेज के बीच में ये जो एंगुलर मेज़र है, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है, इनके बीच का जो ये एंगुलर मेज़र है, इसको हम एंगल बोलते हैं। अब ये एंगल आप कहीं भी लो, यहाँ से मेज़र कर लो, अगर 2 ही पर्टिकुलर रेज के बीच के एंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल सेम ही होगा। ठीक है, दिस इज नॉट सेम। आप यहाँ मेज़र कर लो, यहाँ मेज़र करो, द एंगल इज सेम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 रेज हैं, 2 रेज हैं, और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये देखो ऐसे एक रे बना दी मैंने, और एक रे मैंने ऐसे बना दी, और इसके बीच का एंगल आपने कहा मान लिया 30 डिग्री है। तो ये जो 30 डिग्री का एंगल है, तो इसका पोजीशन आपने फिक्स नहीं किया है, ध्यान रखना। ऑल्दो इन दोनों रेस के बीच का एंगल 30 डिग्री है, लेकिन अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? इनकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बना सकता हूँ। मैंने इस रे को ऐसे बनाया, और फिर मैंने 30 डिग्री पे यहाँ बना दिया इसको, राइट, 30 डिग्री पे यहाँ बना लिया। अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 30 डिग्री है। यानी इसको आप बस रोटेट करते जाओ इस पॉइंट के अबाउट, इसको अगर आप घुमाते जाओ, रोटेट करते जाओ, कीपिंग द एंगल 30 डिग्री, तो ये बहुत सारी आपको डिफरेंट रेज दिखाई देंगी, है ना। यानी ये फिक्स नहीं हुआ है कि एक ही पॉसिबिलिटी है इनके बीच में 30 डिग्री, ये किसी भी पोजीशन में हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक रे आपकी ऐसी हो और एक रे आपकी ऐसी हो, इनके बीच का एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रोटेट अबाउट द पॉइंट, और आपको बहुत सारी पोजीशंस आपको दिखती रहेंगी। पर एंगुलर मेजर कैसे डिफाइन हुआ है? 2 रेस के बीच में जो है एंगल हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक कॉमन पॉइंट है, तो उनके बीच का एंगल हम कहीं ना कहीं यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात उठी कि क्या हमेशा रेस के बीच में एंगल होगा? नहीं,
केवल ऐसा नहीं है कि रेज के बीच में एंगल होगा। एंगल की अगर हम बात करते हैं तो दो एंगल लाइंस के बीच में भी डिफाइन होता है, एंगल आपका डिफाइन होता है लाइन सेगमेंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक फिक्स लाइन सेगमेंट है ऐसे, एक दूसरी मेरी फिक्स लाइन सेगमेंट है ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच में भी एंगल डिफाइन हो रहा है, बस ये टर्मिनेट हो रही है कहीं पर, ठीक है, तो इनके बीच भी एंगल डिफाइन हो रहा है। एक्चुअली उस रे का एक पार्ट काट लिया आपने, एक फिक्स लेंथ का कंपोनेंट ले लिया, तो इनके बीच का भी एंगल डिफाइन है। अगर आपने ये 30 डिग्री बोला, इस पॉइंट को बोला ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल अभी भी इनके बीच में 30 डिग्री है, ओ ए और ओ बी के बीच में, राइट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो ये होता है कि देखिए एंगल में हम थोड़ा सा और बातें करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एंगल में अगर हमने आपको दो एंगल दिया, मान लिया हमने आपको एंगल दिया है θ1 और दूसरा एंगल आपको दिया है θ2, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो आप अंडरस्टैंड करना कि θ1 जो एंगल होता है या θ2 जो एंगल होता है, इनमें कुछ कंडीशन ऐसी है कि अगर आपका ये θ1 और θ2 का जो सम है, ये सम अगर आपका 90 डिग्री के बराबर है, तो ये जो θ1 और θ2 आपस में हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये शब्द एग्जाम में डायरेक्ट यूज होंगे, इनको बोलते हैं कोटिपूरक कोण, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एग्जाम में कई बार ऐसा सीधे यूज कर लेंगे कि एक एंगल है, दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कोटिपूरक कोण होते हैं कब, जब θ1 और θ2 दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, तो दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर देखिए इसी में एक इन्फॉर्मेशन और है जो आपको जानने की ज़रूरत है कि जब θ1 और θ2 इन दोनों का सम जब 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कि ये जो दोनों कोण हैं आपके θ1 और θ2, तो ये हिंदी में कहलाते हैं समपूरक कोण, और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपको जानना है कि टर्म्स से ही आपको पता लगना चाहिए कि अगर मैंने बोला, लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि एक एंगल मैंने दिया आपको अल्फ़ा लेट से, और मैंने बोला कि ये एंगल अल्फ़ा जो है आपका 75 डिग्रीज है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि एक बीटा एंगल है जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बीटा एंगल अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है अल्फ़ा का, तो वो आपको तुरंत देखना है कितना, कि 15 डिग्री है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको एक अल्फ़ा एंगल मैंने दिया है लेट से 105 डिग्री, और मैं कहता हूँ बीटा एक एंगल है जो इसका सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, तो आपको सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 75 डिग्री होना चाहिए। तो आपके ये टर्म्स ना बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है ना, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस पे बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एक्चुअली, बाकी कोई और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ही नहीं होता है। दो एंगल दे देंगे और उन्हीं दो एंगल के रिलेशनशिप कुछ बता देंगे कि ये इसके रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके रेस्पेक्ट में सप्लीमेंट्री है, और ऐसे करके आपका क्वेश्चन बना देते हैं अच्छा सा। तो वंस यू हैव नॉलेज ऑफ दिस, आप कभी गलत नहीं जाओगे। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो हाँ, फिर आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब देखिए आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पर आपको जो समझना है वो समझना ये है कि मैंने लेट से एक लाइन ली, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है एक्चुअली। अब इस लाइन सेगमेंट पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट जो ये एंगल होता है पूरा, ये आपका कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है। मतलब हमने किया क्या कि यूजुअली क्या होता है कि देखो एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री है। इसको आप बढ़ाते जाओ तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे 120 डिग्री होगी। जब ये दोनों पार्ट सब एक ही लाइन में हो जाएंगे ना, तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, पूरा मिला के एंगल कितना हो गया आपका, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। यानी आप ऐसे कह लो कि एक अगर स्ट्रेट लाइन आपने लिया और उसका आपने कोई पॉइंट लिया और ऐसे एंगल कैलकुलेट किया पूरा, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज 180 डिग्री। इसको हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद देखो क्या है कि लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं इनको कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे दो रेज ली मैंने, ये रेज ले ली और ये वाला एंगल अगर मैंने डिफाइन किया है थीटा मान लिया, तो जब ये थीटा मेरा 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होगा,
ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण बोलते हैं हिंदी में, मैं लिख देता हूँ न्यून कोण, या फिर हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, तो वी कॉल्ड इट एक्यूट एंगल हो गया आपका। जब भी आपका दो जैसे लाइन्स है, मान लिया ऐसे आपने लिया और ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल हो गया, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर ये आपका कहलाता है सिंपल सा राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, या फिर इनको हम बोलते हैं समकोण, समकोण, समकोण। क्लियर? दैट इज वेरी सिंपल। फिर बात हुई कि भाई थीटा मेरा 90 डिग्री से बड़ा हो गया। जब आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, थीटा जब आप 90 डिग्री से बड़ा लेते हो, तो वो एंगल आपका क्या कहलाता है, वो एंगल आपका हो जाता है, मैं लिख रहा हूँ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हिंदी में बृहत कोण भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने बोला कि थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। यहाँ पर दिस इज़ नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ बत्ती जली थी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहता था कि जले। ठीक है, अगर नहीं जली तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे समझ लो। थीटा जैसे अगर आप न्यून कोण देखोगे तो एक रेंज है 0 से 90, ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल थीटा मोर देन 90 डिग्री नहीं होता कि थीटा मोर देन 90 डिग्री तो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये आपका बृहत कोण है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो 180 डिग्री से बड़े एंगल को क्या बोलेंगे? तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि जैसे मैंने लेट से बोला कि ये तो आपको एक्यूट एंगल क्लियर हो गया, 0 से 90 के बीच में है। ऑब्ट्यूस एंगल आपको मैंने क्लियर कर दिया अभी कि कुछ इस तरह का एंगल होगा जब ये वाला एंगल, ये थीटा डैश की बात कर लेते हैं लेट से, तो जब ये 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब देखिए, एक और एंगल जो है, अगर थीटा 180 से बड़ा हो गया तो आप क्या बोलोगे? थीटा अगर देखो 180 डिग्री से मेरा बड़ा हो जाता है, जैसे मैं कुछ इस तरह के एंगल की बात कर सकता हूँ, ऐसे करके मैं एंगल लूँ, ये दो लाइन सेगमेंट है और मैं इसको मेज़र कहाँ से कर रहा हूँ, ऐसे, ये वाला एंगल। देखो अब एंगल क्या है, क्लियरली दिख रहा है साफ साफ कि एक स्ट्रेट लाइन जो ऐसे होती है, इसको ऐसे आपने टिल्ट कर दिया, तो इधर वाला जो एंगल है, इधर वाला एंगल है। कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता हूँ इस डायग्राम में, कि जब इसमें आपने थीटा इसको लिया था, ये न्यून कोण वाले यानी एक्यूट एंगल वाले केस में, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 180 से डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि आपने ये थीटा जो है 90 से ही छोटा लिया। इवन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एंगल क्या है, 180 से बड़ा हो, चाहे वो एक्यूट वाला केस हो या ऑब्ट्यूस वाला केस हो। अगर हम उसको छोड़ के बाकी एंगल को मेज़र करेंगे तो 180 से बड़ा होगा। तो इन तीनों केसेस में जो ये वाले एंगल्स हैं, जब मेरा थीटा, मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरा केस है थीटा मोर देन 180 डिग्री, इसको हम सिंपल सा बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, इसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना। 180 डिग्री को देखिए कई बार इस नाम से भी जाना जाता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री की, ये है आपका स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल के नाम से भी इसको हम पुकारते हैं। तो ये सारे आपके हो गए डिफरेंट टाइप के एंगल्स, जिसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 0 से 90 के बीच में होगा तो एक्यूट एंगल होगा, और अगर थीटा 180 से बड़ा होगा तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो ये कुछ इस तरह के एंगल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं आना चाहिए, ताकि आप कहीं इनको अच्छे से कभी एग्जाम में इनका इस्तेमाल हो तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट डायरेक्टली। ठीक है, अब 360 डिग्री है जो आपका, अगर फुल रोटेशन है, पूरा रोटेशन आपने ले लिया इसके अराउंड, तो वो आपका एंगल ही पूरा 360 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो अगर फुल रोटेशन एंगल नाम का शब्द यूज़ हुआ कभी, ठीक है, तो फुल रोटेशन एंगल आपका 360 डिग्री का होता है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। आप इजीली इस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कैसे मेरा जो एंगल बनाने के लिए मुझे 2 लाइन सेगमेंट चाहिए, 2 लाइन्स चाहिए, 2 रेस चाहिए, तो इस तरह से एंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जरा बात करते हैं कि देखो जो 2 लाइन्स हैं, क्या हमेशा वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? जैसे अभी तो हमने दिखाया आपको, ये वाले केस दिखाए, तो इस वाले केस में तो एंगल बन ही रहा है। अब देखो केसेस ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपके पास 2 लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स के केसेस में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 2 पैरेलल लाइन्स अगर मैंने लिया है ऐसे, तो इन पैरेलल लाइन्स में कुछ एंगल्स हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके पहले आप देखो जरा, जैसे मैंने अगर मान लिया कुछ इस तरह की लाइन्स ली, ये 2 लाइन्स हैं, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है तो देखो किस तरह के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना है।
देखो एक एंगल फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ वाला एंगल आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आपको दिखा पा रहा हूँ तो एक तो एंगल फॉर्मेशन ये होता है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी जो आपको लेनी है कि ये जो एक्वा कलर से मैंने दो एंगल्स मार्क किए हैं, ये दोनों एंगल जो हैं ये कहलाते हैं अपोजिट एंगल्स। तो इनको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, और ये अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो इनको अपोजिट एंगल्स बोलेंगे, विपरीत कोण। ठीक है, ये विपरीत कोण आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर देखिए कौन से विपरीत कोण और भी बने हैं, ऐसा नहीं कि यही दोनों बने हैं, देखिए एक ये भी बना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रीन वाला जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये भी विपरीत कोण है। तो यहाँ पर अगर आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं इस तरह से, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपके 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बनते हैं, जिसमें अगर हम पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स लें तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला ग्रीन के बराबर होगा और ये आपका एक्वा वाला एक्वा के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कई बार एंगल बेस्ड क्वेश्चन में हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये हमने एक पैरेलल लाइन ली और पैरेलल लाइन में हमने एक ये रेखा खींची जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन जब एक पैरेलल लाइन मेरे पास है और इस पैरेलल लाइन में हमने एक ट्रांसवर्सल खींचा, तो इसमें देखिए बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो उन सारे एंगल्स में कुछ काम के एंगल्स हैं जिनके बारे में मैं कहीं ना कहीं बात करना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से देखें। जैसे ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ऑब्वियसली दोनों आपस में बराबर है। ऑब्वियसली शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साफ साफ आप देखो यहाँ पर कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल हैं। तो अगर दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और इनको एक रेखा, सेम ही रेखा काट रही है, तो जो एंगल वो ये रेखा इस लाइन से बनाएगी उसी के पैरेलल एक और लाइन है, उससे भी उतना ही एंगल बनाएगी। तो ये जो दोनों एंगल मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं इन एंगल्स को आपस में ऐसे कर दूं तो ये कहलाते हैं मेरे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ऐसा नहीं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक ही पेयर है, यहाँ बहुत सारे पेयर्स आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिल जाएंगे। अब देखिए मैं इसको अलग से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये एंगल अगर आपने बराबर बोला है तो ये रेड वाला ज़रा ध्यान से देखो, ये भी आपस में बराबर होंगे ही होंगे, कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि वो भी एक करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके बनेंगे। इवन मैं आपको ब्लू से करके दिखाता हूँ, तो देखो ये ब्लू से ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है, ये भी आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। फिर मैं आपको एक और एंगल दिखाता हूँ जो अभी मैं मार्क करूँगा, लेट से ब्लैक ही कलर से कर देता हूँ, जो भी नहीं दिखा। जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो ब्लैक है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल, राइट। तो ये सारे जो मैंने दिखाया, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक, ये यहाँ पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जो आपस में बराबर होंगे। ग्रीन वाला ग्रीन के बराबर है, रेड वाला रेड के बराबर है, ब्लू वाला ब्लू के बराबर है, ब्लैक वाला ब्लैक के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने फिर से लाइन ली। अब देखो यहाँ पर भी आपके कई सारे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे ये वाला इसके अपोजिट एंगल, राइट, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये वाला देखो इसके अपोजिट एंगल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आगे मूव आउट करूँ तो देखो ये वाला भी क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। इवन ये वाला पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो दीज आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो आपके कहीं ना कहीं बन रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज़ आपको और समझना है, जो नाम है, बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ये मैंने लाइन खींच दी आपके सामने, तो अगर ये लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दी तो ये वाले जो एंगल्स हैं यहाँ पर, ये वाले जो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं लिख रहा हूँ, इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। और ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे आपस में, दे आर इक्वल। ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर हैं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए आपको, बहुत ही आसान है। आप कह सकते हो कि भाई देखो दिस इज़ हाउ दिस इज़ सिंपल। मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ पर आपने लिया थीटा, तो ये क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने नहीं बोला तो बोल रहा हूँ, ग्रीन ग्रीन के बराबर है बोला था मैंने। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में बराबर होते हैं तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये क्या है, उसका अपोजिट एंगल है, तो ये भी कहीं ना कहीं थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये थीटा बनेगा। तो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दे आर इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आप और भी देख सकते हो। चाहे आप ये वाला एंगल लेते हैं तो ये वाला एंगल क्या है आपस में, ये भी आपस में अल्टरनेट है। ठीक है, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, ग्रीन ग्रीन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब भी कोई एक आपके पास पैरेलल लाइन होगी और उस पैरेलल लाइन को एक
दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, लेट्स से दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल लाइन से, इसको एक ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है, जब ट्रांसवर्सल इसको काटता है तो देर आर सो मेनी एंगल्स फॉर्म्ड हियर। जैसे मैंने कहा कि ये है मान लिया एंगल 1, ये मेरा एंगल 2, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4, ये एंगल है मैंने कहा 5, ठीक है 5 है, ये एंगल क्या है 6, ये एंगल क्या है 7, ये एंगल क्या है 8। तो यहाँ पर बहुत सारे कम्बिनेशंस आपके बनेंगे। जैसे आप कहोगे अगर मैं अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए कुछ नया नहीं है, बहुत लोगों को ये चीज़ आती होगी, तो आप इसको फास्ट करके देख लो। अपोजिट एंगल्स जो आपके हैं वो क्या हैं आपके, देखो 1 3 एक पेयर है, 2 4 आपका एक पेयर है, राइट 1 3 2 4 बन गया। दूसरा आप देखो यहाँ पर क्या है 6 और 8 एक पेयर है, 5 और 7 आपका अगला पेयर है। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालोगे, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा। अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करूँ तो 1 और 5, ध्यान से देखना 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे ही 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे ही 6 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, या 2 और 6 बोल लो आप, और ऐसे 3 और 7 आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। फिर मैं बात करूँगा देखो अल्टरनेट एंगल्स का। अगर मैं अल्टरनेट एंगल्स की बात करूँ तो अल्टरनेट एंगल्स में देखो क्या है 3 और 5 है आपका, तो 3 और 5 का एक पेयर हो गया। और क्या अल्टरनेट एंगल आपका बन रहा है, 6 और 4 भी आपका अल्टरनेट एंगल है, तो मैंने यहाँ पर 6 और 4 लिख दिया कि ये भी आपके अल्टरनेट एंगल है। तो देखो इस तरह के आपके बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं जो आपका कहीं ना कहीं बराबर है। देखिए एक इसमें ऑब्जर्वेशन आपको और देखना है जिस पे बेसिस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखो कि ये एंगल जो 5 है और ये जो एंगल 4 है, मतलब में सेम साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये आपके जो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं ना, अल्टरनेट एंगल जो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेम साइड में, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया 1 और 5 के साथ, अगर मैं 5 और 4 के बारे में देखना चाहूँ तो क्या होगा यहाँ पर कि सेम साइड में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आप देख रहे हो ध्यान से, ये क्या है सेम साइड में है, एक ही साइड में आ रहे हैं, जो ट्रांसवर्सल के उसी साइड में आ रहे हैं, और इंटरनल एडजेसेंट एंगल्स हुए ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है, इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये 5 और 4 का सम क्या होगा। तो ये 5 और 4 का सम जो है सिंपली होता है 180 डिग्री। कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप कहोगे ये वैल्यू अगर 5 है मेरी, ये वैल्यू अगर मेरी 5 है, तो ये एंगल आपको पता है ये 1 है, ये भी 5 के बराबर है, तो 5 + 4 क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं जानने की ज़रूरत है। इस पे बेसिस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि आपको बार बार सोचना ना पड़े। अगर कहीं भी पैरेलल लाइन दी है, ट्रांसवर्सल दिया है, और अगर ये एंगल मैंने लिख दिया कि लेट्स से 72 डिग्रीज़ है, तो आपको पता है कि ये वाला एंगल फिर मेरा 108 डिग्री है, एंगल 4, तो क्विकली आप इसको कहीं ना कहीं लिख पाएंगे कि एंगल 4 + एंगल 5 जो है ये 180 डिग्री है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपको कभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में करना है तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाले एंगल का सम क्या है, प्रॉपर्टी तो हुई ना, एक बार हमने इस लाइन के एक साइड में ले लिया, उसके बाद दूसरे साइड में जाएंगे, वहाँ भी सेम स्टोरी है, 6 और 1 आपस में बराबर होगा, ये 6 और 2 आपस में बराबर होगा, तो 6 + 3 = 2 + 3, वो भी 180 होता है। यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल 6 + एंगल 3 जो है आपका, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर मैं 180 डिग्री बोल रहा हूँ तो क्या मैं इनको एक शब्द का इस्तेमाल करूँ कि ये सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, बिल्कुल। तो एंगल 4 और एंगल 5 यहाँ पर क्या है, संपूरक हैं। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 क्या हैं आपके, संपूरक हैं। ऐसे बहुत सारे पेयर हैं संपूरक के, 4 3 है, 2 1 है, 8 7 है, 5 6 है, बट वो तो डायरेक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर 6 और 3 संपूरक सप्लीमेंट्री, 5 और 4 सप्लीमेंट्री, जो आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहे थे पर आपको दिखने चाहिए थे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बेसिक बातें हैं अगर हम बात करते हैं लाइंस की और फिर एंगल्स की बात करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने 2 लाइन से सिर्फ एंगल बनाया है, अभी हमने 2 लाइन से क्या बनाया है, सिर्फ एंगल से। अब हम क्या करेंगे कि देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़। एक्चुअली पॉइंट होता है, देखो ध्यान से, ज्योमेट्री का फ्लो क्या है, पॉइंट है, फिर हमने 2 पॉइंट को बनाया तो क्या मिला, लाइन सेगमेंट, एक्सटेंड कर दो तो लाइन मिली। फिर क्या होता है कि फिर एक पॉइंट और लेते हैं जो इनके इसी लाइन पे ना आ रहा हो, तीसरा पॉइंट लिया तो हमने क्या हुआ, ट्राइंगल मिला। या वैसे कह लो कि हमने इन लाइन सेगमेंट्स का यूज़ किया, 3 लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। जब 2 लाइन सेगमेंट लिया, देखो ध्यान से, 1 लाइन सेगमेंट, अगर हमने 2 लाइन सेगमेंट लिया तो हमें क्या मिला, एंगल मिला एक, ठीक है। हमने 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया, ट्राइंगल मिल गया। 4 लेंगे, ऐसे 4 लेंगे तो हमें कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल मिला। 5 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 लोगे आप तो आपको पेंटागन मिलेगा, राइट।
6 लोगे तो हेक्सागन मिलेगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अगर आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो आपको क्या होगा, पॉलीगन्स मिलते रहेंगे। मान लिया एक पॉलीगन हमने बनाया, उसकी बहुत सारे साइड्स हैं, देयर आर लेट्स से 100 200 साइड्स लाइक दैट, कुछ भी ऐसे नंबर ऑफ साइड्स आपने बना दिए, ठीक है। मैं ऐसे करके कुछ दिखा देता हूँ, जैसे मान लिया हेक्सागन है। अब ऐसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाओगे ना तो हेक्सागन से हेप्टागन ऐसे करके बढ़ता जाएगा, अलग अलग पॉलीगन्स आपको मिलते रहेंगे। एक समय आएगा जब इसमें लेट्स से नंबर ऑफ साइड्स आपकी क्या होंगी, लेट्स से मेरा कहने का मतलब 1 बिलियन साइड्स हो गई। आपने लाइन सेगमेंट लिया, 1 बिलियन लाइन सेगमेंट ले लिए और उनको आपस में ज्वाइन करके पॉलीगन बनाया, तो वो ऑलमोस्ट सर्कल की तरह दिखेगा। बहुत ही इतना करीब हो जाएंगे वो पॉलीगन में कि आपको दिखेगा ही नहीं, सर्कल की तरह दिखेगा। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम पॉइंट से शुरू करते हैं, पॉइंट से लाइन मिलता है, लाइन से फिर आगे चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है कि जब आपको सर्कल मिल रहा है तो सर्कल क्या है, सर्कल आप कहोगे कि एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है ना। जब नंबर ऑफ साइड्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो मुझे क्या हो रहा है कि वो शेप जो है सर्कुलर होता रहता है, और अगर हम साइड्स को बहुत बढ़ा दें तो वो ऑलमोस्ट सर्कल बन जाता है। तो सिंपली क्या है कि बहुभुज है, जो आपका त्रिभुज है वो भी एक, जो आपका एक सर्कल है वो भी एक तरह का बहुभुज है विद पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। तो अगर हम साइड्स को इनफाइनाइट कर दें, अगर हम साइड्स को बढ़ाते जाएं और साइड्स को हम इनफाइनाइट कर दें, तो जो ये भी क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल इज ए पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन सर्कल कहलाता है। अब फिर इसी सर्कल को ना आप क्या करो, इस पॉइंट के अबाउट फिर से काट दो। जब काट दोगे तो ये खुल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, सर्कल मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा। तो लाइन को हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन जो है ये एक सर्कल है विद इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस। सिंपल है कि नहीं, कि लाइन भी एक सर्कल है विद इनफाइनाइट रेडियस, रेडियस इनफाइनाइट हो गई। और पॉलीगन क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल एक पॉलीगन है विद इनफाइनाइट साइड्स। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर डिफाइंड। और बिटवीन एक लाइन के और एक सर्कल के, ठीक है, आपको पता है पूरी ज्योमेट्री आती है ना। हमें तो उतना पढ़ना ही नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ साइड्स में अगर हम जाते भी हैं तो रुक जाते हैं एक मोमेंट पे जाकर। बेस्ट केस में अगर हमको स्टडी करनी तो हेक्सागन कर लिया हमने, ठीक है। जनरलाइज करके एंगल्स के बारे में पढ़ना है तो हमने लेट्स से एन के टर्म्स में इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल देख लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। बट स्टिल क्या है, दिस इज द एंटायर ज्योमेट्री, स्टार्टिंग विद ए पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल में शुरू हो गया, फिर आपके पॉलीगन शुरू हो गए, और पॉलीगन में अल्टीमेटली क्या हुआ, सर्कल मिल गया। और इस तरह से पूरी इंटायर स्टोरी है। तो हम इसको इस तरह से विजुलाइज करके चलेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। अभी इस लेसन में हमने सिर्फ क्या देखा, हमने लाइन को समझा है, एंगल्स को समझा है। उसके बाद क्या होगा, अब हम मूव करेंगे धीरे धीरे अपना, और अगले लेसन में हम देखेंगे भाई ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ट्राइंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ट्राइंगल में बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने वाले हैं। ट्राइंगल्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेसन में, और देन ऑनवर्ड्स आपकी पूरी ज्योमेट्री ऐसे करके चलती रहेगी। तो जस्ट विजुलाइज करो, एंजॉय करो, ज्योमेट्री बहुत आसान होगी आपके लिए। थैंक यू।